नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस आर्थिक ब्लूप्रिंट की जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करने के लिए किया था। ये एक ऐसी विरासत है जिसने आज भी इस पूरे क्षेत्र को एक खास शक्ल दे रखी है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और शुरुआत उस एक सवाल से करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी ने सिर्फ अपने मुनाफे के लिए एक पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था की शक्ल कैसे बदल दी? जवाब शायद आपको चौंका दे। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दौर के समाज में दौलत के सबसे बड़े और सबसे बुनियादी सोर्स से, यानी जमीन से। अब ये जो नक्शा है, ये ब्रिटिश ब्लूप्रिंट को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। इसने भारत को 3 अलग अलग आर्थिक जोन में बांट दिया था। ये जो आप अलग अलग रंग देख रहे हैं, नीला, हरा और लाल, ये दरअसल 3 अलग अलग टैक्स सिस्टम थे और हर एक का वहां की जनता और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये चार्ट एक ही नज़र में दिखा देता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम का स्केल कितना बड़ा था। सोचिए, ब्रिटिश भारत का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, मतलब 51%, इसी सिस्टम के अंडर था। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे अंग्रेजों को हर किसान पर सीधा कंट्रोल मिल जाता था और बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं रहती थी। तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम था क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक डायरेक्ट टैक्स था जो सीधा किसान से वसूला जाता था। थॉमस मुनरो ने इसे शुरू किया और सबसे पहले मद्रास में लागू किया। इसमें सीधा हिसाब था, जब तक किसान टैक्स चुका रहा है वो जमीन का मालिक है। अच्छा, दूसरा था महालवाड़ी सिस्टम। ये एक तरह का कम्युनिटी लेवल टैक्स था जो खासकर उत्तरी इलाकों में इस्तेमाल हुआ। इसमें पूरे गांव या महाल को एक यूनिट माना जाता था और लगान चुकाने की जिम्मेदारी भी पूरे समुदाय की होती थी। इसका नतीजा, अक्सर गांवों में तनाव और कर्ज का बोझ बढ़ जाता था। और फिर इस पूरी तस्वीर को पूरा करने के लिए था परमानेंट सेटलमेंट, यानी स्थायी बंदोबस्त। इसमें बंगाल जैसे पूर्वी इलाकों में स्थानीय जमींदारों के साथ टैक्स की दरें हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जमीन पर कब्जा तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो ये था कि उस जमीन पर जो उग रहा है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। 3/20 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आजादी के छिन जाने का प्रतीक है। तिनकठिया सिस्टम के तहत चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के इतने हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया। मतलब वो अपने परिवार के लिए अनाज नहीं बल्कि ब्रिटिश मिलों के लिए कैश क्रॉप उगाने पर मजबूर के। और इन नीतियों का जमीनी स्तर पर कितना विरोध था और दांव पर क्या लगा था, ये बत्तख मियां की कहानी से पता चलता है। जब गांधी जी इस सिस्टम के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, तब बत्तख मियां नाम के एक रसोइये ने ही उन्हें जहर देने की साजिश का पर्दाफाश करके उनकी जान बचाई थी। ये ददनी प्रथा तो बुनकरों और कारीगरों के लिए एक चालाक जाल की तरह थी। पहले कारीगर को थोड़ा एडवांस यानी पेशगी दी जाती, फिर दाम इतने कम तय कर दिए जाते और आखिर में उसे मजबूर कर दिया जाता कि वो अपना माल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बेचे। मतलब मोल भाव की कोई गुंजाइश ही नहीं, बस कर्ज का एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। ये आर्थिक कंट्रोल सिर्फ यही नहीं रुका, ये बंधुआ मजदूरी तक जा पहुंचा। सूरत में दुबला हाली जैसी प्रथाएं थीं जिन्होंने ऐसी हालत पैदा कर दी कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मालिकों के गुलाम बनकर रह गए। तो आप जरा बिग पिक्चर देखते हैं, बात करते हैं उन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की और उन पर जो जबरदस्त बहस छिड़ी उसकी। तो सवाल ये था कि रेलवे आखिर है क्या, प्रगति का तोहफा या फिर शोषण का एक नया औजार? और कमाल की बात यह है कि उस जमाने में भी इस पर कोई एक राय नहीं थी। एक तरफ कार्ल मार्क्स जैसे लोग थे जिनका मानना था कि ये भारत के औद्योगिकरण के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी थे जो साफ कहते थे कि ये सिर्फ अंग्रेजों के फायदे के लिए है। और तिलक ने इस राष्ट्रवादी सोच को एक बहुत ही दमदार उपमा से समझाया था। उन्होंने कहा, ये तो दूसरे की पत्नी का श्रृंगार करने जैसा है। मतलब पैसा तो भारत का लग रहा है, लेकिन सदसंवर कोई और रहा है, फायदा किसी और को हो रहा है जो कि यहां औपनिवेशिक शासक थे। तो ये सब कुछ, जमीन, मजदूर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलकर हमें एक बड़े आर्थिक सिद्धांत तक ले जाता है जिसने उस पूरे दौर को डिफाइन किया। और वो सिद्धांत था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, यानी धन की निकासी। ये थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि ये सारी नीतियां कोई अलग थलग नहीं थीं, बल्कि ये एक सोची समझी प्रणाली का हिस्सा थीं जिसका एक ही मकसद था,
भारत से पैसा निकालकर इंग्लैंड भेजना और भारत को कंगाल कर देना। और इस पूरी निकासी की, इस तबाही की मानवीय कीमत क्या थी? इसका अंदाजा एक टॉप ब्रिटिश अधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के अपने शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, कपास के बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि अतीत में लिए गए आर्थिक फैसले किसी भी देश का भविष्य कैसे तय करते हैं, क्योंकि इन औपनिवेशिक आर्थिक ढांचों की जो विरासत है वो आज भी इस उपमहाद्वीप पर अपनी छाप छोड़े हुए हैं।